सौम्य एजुकेशन सीटेड क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग सीटेड में 1 to 5 का कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से कुछ रिलेटेड जो है प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं होती है कि किशोर को बचपन में डर का भाव रहता है, इसलिए मतलब कि उनको एक अनुभव होता है। आत्मसिद्धि के भाव तो नहीं, ये आत्मसिद्धि वाली भी बात नहीं होती है। जीवन के बारे में परितृप्ति, तो जीवन के बारे में परितृप्ति भी नहीं होगी। और चौथा है आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसलिए राइट नंबर क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। यानी कि किशोरों को जो होता है अपने जीवन के प्रति यानी कि बहुत सारी चिंता होती है। किशोर अनेक बातों के विषय में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं और चिंतित रहते हैं, ठीक है। और इस ऐसी स्थिति में उनको अपने स्वास्थ्य की, अपने धन की, अपने मान सम्मान की या विभिन्न प्रकार के सुख या समृद्धि की क्या होती है, चिंता सताती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सूक्ष्म गतिक कौशल, ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। पहला है लिखना, दूसरा है चढ़ना, तीसरा है फुदकना और चौथा है दौड़ना। तो देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है जिसमें कि हमारा ये शारीरिक मतलब कि गतिक कौशल होता है, और जिसमें कि चढ़ना, दौड़ना और फुदकना जो है इसमें हम जो मतलब कि गति की जो बात करते हैं ये क्या होती है, फास्ट होती है। किसके आधार पर, लिखने के आधार पर, क्योंकि लिखना जो होता है वो हाथों से होता है। किससे होता है, हाथों से होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें पैरों की तुलना हाथों में क्या होती है, गति करने की कम संभावना होती है। तो इसलिए यहाँ हम लिखना जो है राइट आंसर देंगे। तो एक और भी लॉजिक हम क्या कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि फुदकना, चढ़ना और दौड़ना का काम पैरों से होता है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम यहाँ हाथों से हो रहा है। तो इसलिए मेरा राइट आंसर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, ठीक है। तो जो शारीरिक अक्षमता की बात होती है, तो शारीरिक अक्षमता यानी कि शारीरिक विकार, ये शारीरिक विकार जो होता है ये कहलाता है डिसग्राफिया, ठीक है। जबकि कैलकुलिया में हम कैलकुलेशन से यानी गणितीय अक्षमता होती है। फिर डिसलेक्सिया में जो है आपका मतलब कि पठन अक्षमता होती है। और डिस्थीमिया में जो है हमें जो है ये भी जो है एक क्या है, विकार है। लेकिन अगर शारीरिक रूप से अक्षम की बात करें तो ये डिस्ग्राफिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहेंगे कि आंशिक पुनर्बलन। तो आंशिक पुनर्बलन जिसको कि हम कम पुनर्बलन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहला है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वास्तविक कक्षा कक्ष में बिल्कुल प्रयोग किए जाते हैं, बच्चों को मतलब कि रेनफोर्समेंट किए जाते हैं, तो इसलिए ये नेगेटिव है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, तो नहीं, पशुओं के लिए ये नहीं होते हैं। जब भी पुनर्बलन की बात होती है यानी कि हम व्यक्ति को मतलब व्यक्ति के अनुक्रिया को क्या करना यानी कि सक्रिय बनाना, ये होता है पुनर्बलन, ठीक है। तो तीसरा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और नेक्स्ट है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो अगर हम राइट आंसर की ओर बात करें तो ये जो है सतत पुनर्बलन जो होता है, अगर हम कक्षा कक्ष में हर दिन जो है बच्चे को क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट करते हैं, पुनर्बलित करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और खास करके ऐसे बच्चे जो कि
मंद बुद्धि वाले हैं या फिर कम सीखते हैं, तो उसे पुनर्बलित करने से उनकी आंतरिक ऊर्जा को, आंतरिक इच्छा को क्या किया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसलिए सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या होता है, ये स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। बिल्कुल, ये स्वभाव के क्या होते हैं, प्रतिभाशाली अंतर्मुखी होते हैं, जबकि सृजनशील बच्चे की बात करते हैं तो ये बहिर्मुखी होते हैं। ठीक, उसके बाद है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये एकदम खुले विचारधारा वाले मतलब कि नहीं होते हैं, अपने उद्देश्यों के प्रति ये सक्रिय होते हैं। तीसरा है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ, ये प्रतिभाशाली बच्चों की क्या होती है, बहुत अच्छी मतलब की खासियत होती है कि अपने निर्णयों में क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और चौथा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो ये नहीं होगा कि जो भी हो, प्रतिभाशाली हो या फिर सृजनशील बच्चे हो, ये सारे क्या होते हैं, टीचर के अनुशासन के दायरे में रहते हैं और टीचर जैसा गाइडलाइन करते हैं, ऐसे बच्चे इनका पालन करते हैं। ठीक है, तो स्वभाव अंतर्मुखी होता है, लेकिन ये अपने निर्णयों पर खास रूप से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। इसलिए ए और सी में बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि कह रहा है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता, सीखने संबंधी जो निर्योग्यता है ये क्या होगा, यानी कि लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। ये यानी कि सीखने संबंधी जो भी बातें हैं, यानी कि खास करके डिसेबिलिटी की बात है, तो क्या ये लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में ये पाई जाती है, तो ऐसा बात नहीं है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, तो ये गलत हो गया। दूसरा है अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। नहीं, ये निर्योग्यता ऐसा नहीं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में रह करके होता है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है उन बच्चों में पाई जाती है जिसमें कि विशेषकर जिनके पैतृक होगा यहाँ, ठीक है, जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। हाँ, तो ये एक होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अनुवांशिकता पर, हेरिडिटी पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, तो हेरिडिटी जो है ये क्या होते हैं, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पैतृक जो जीन होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, इनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि ये क्या होती है, बच्चों को प्रभावित करती है। चौथा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला 7 नंबर देखते हैं। 7 का क्वेश्चन क्या है कि वाइगोवस्की के शिक्षार्थ सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, यानी मतलब क्या है। ठीक है, तो वाइगोवस्की की जब हम बात करेंगे तो वाइगोवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप सभी को पता होगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों का हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ठीक है, तो ये वाइगोवस्की का नहीं कहना था। दूसरा है बच्चे उन बच्चों की संगति से श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो ये चीज ऐसी बात भी नहीं है कि बच्चे जो है उन्हीं बच्चों की संगति से सीख सकते हैं जब बच्चा, यानी वो बच्चा सीखने वाला जो बच्चा है उसका बुद्धि लब्धांक यानी IQ जो है, यानी कि उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। अगला है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान जो है ये बिल्कुल जो है क्या है, एक पॉजिटिव वे में है कि सहयोगात्मक से क्या है, यानी कि भाषा, सभ्यता या संस्कृति का निर्वहन जो है सहयोगात्मक समस्याओं के समाधान करने पर होगा। उसके बाद है चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से तथ्य कार्य देना, ये नहीं होगा। ठीक है, ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, सामाजिक जो है वो कम्युनिटी की बात करता है, इसलिए हमेशा हम क्या देखेंगे, सी नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का सबसे
देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे नियमित नहीं आते हैं उसको हम कानूनी मतलब कि कार्रवाई करेंगे, दंडनीय अपराध करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इससे और उनकी मानसिक कुंठा क्या होगी, ग्रसित होगी। दूसरा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिदिन जो है मतलब कि एकत्रित करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो ये भी नहीं है कि सरकार जो है एक ऐसा आदमी को हायर करे जो कि प्रतिदिन बच्चा को लेकर आए और लेकर पहुंचाए, तो ये संभव नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय खोल दे तो वैसे बच्चे जो वंचित हैं वैसे बच्चे जो है अपने हर तरह के शिक्षा को क्या कर सकेंगे और हर तरह के जो भी हैं मतलब की बातें हैं ये सारी जो है आवासीय विद्यालय यानी हॉस्टल वगैरह में वो क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन की देख चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए जब भी हम सूचना के प्रक्रमण की बात करते हैं तो यहाँ एक बात याद रखेंगे कि ये जो सूचना प्रक्रमण है यानी कि सूचना प्रक्रमण का मतलब कि सूचना कैसे मतलब कि बनते हैं और कैसे सूचना का प्रवाह होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एक चीज देखेंगे कि सूचना प्रक्रमण जो है सबसे पहला स्टेप जो होता है पहले उसको पूर्व प्रक्रमण पर आधारित करते हैं, ठीक है। यानी कि सूचना किस पर आधारित हो तो इसे सोचना क्या माना जाता है, पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। और जब पूर्व प्रक्रमण हो जाता है कि तो पूर्व प्रक्रमण में भी क्या क्या होनी चाहिए तो उसका हम क्या करते हैं, श्रेणीकरण करते हैं, यानी कि सीरीज में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब हम सीरीज में कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया का चयन होता है। बहुत सारे हमारे पास लॉजिक आती है और उस लॉजिक में हम जो है सेलेक्ट करते हैं कि नहीं हमारा सूचना किन मानदंडों पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए, तार्किकता पे आधारित होनी चाहिए, सैद्धांतिक पहलुओं पर आधारित होनी चाहिए, तो वो प्रतिक्रिया का चयन कहलाता है। और चौथा है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, और जब हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो उनपे अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिएक्शन पर डिपेंड कर लेते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, तो पहले हो गया 3, 3, 4, उसके बाद फिर 2, फिर 1, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है यानी कि एक प्रकार की बीमारी से वो ग्रस्त है जो कि साव को वाज पड़ता है यानी उल्टा पड़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, तो ये क्या शब्द जंबलिंग विकार नहीं, जंबल वर्ड है क्या, ये जंबल वर्ड से रिलेटेड जो है डिसेबिलिटी है तो नहीं। आपने तारे जमीन पे देखा होगा जिसमें कि एक निशांत नाम का बच्चा होता है और उन्हें ये बीमारी होती है कि वो मतलब कि W को M लिखता है, ठीक है, या फिर वास को सा पड़ेगा या सा को वास पड़ेगा, ठीक है, लिखेगा और उसके बाद न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखेगा, ठीक है। तो ये जो उल्टे लेटर को लिखना, ठीक है, P को Q लिखना, ठीक है, यूं, तो इस तरह से क्या होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लिखे, तो ये लेखन संबंधी क्या है, विकार है, ठीक है, ये क्या है, लेखन संबंधी विकार है और लेखन संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अधिकतम तरीका क्या हो सकता है। तो पहला है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो ऐसी बात नहीं है कि हम समान संख्या में जो है महिला और पुरुष का अगर हम क्या कहते हैं संख्या में कर ले तो ये संभव नहीं है, डिपेंड करता है क्योंकि हमारे समाज में पुरुष और महिला का जो शिक्षा का अनुपात है ये भी समान नहीं है, तो समान रूप से हमें शिक्षक मिलेंगे भी नहीं, तो इसलिए क्या है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है विद्यालय में लिंग भेदभाव
को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाकी से यानी कड़े रूप से, निगरानी रूप से उसका पालन करना। तो नहीं, अगर हम विद्यालय में अगर कड़ाई से अगर क्या करें, कोई नियम करेंगे तो वो क्या करता है, बहुत ही मतलब इफेक्टिव नहीं माना जाता है। लोग, बच्चे जो हैं इनको जो है मतलब क्या करते हैं, बोझ के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या शिक्षक भी बोझ के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन किया जाए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। हाँ, ये हो सकता है कि जब मतलब कि लिंग की बात होती है, स्त्री और पुरुष की बात होती है, तो वहां पर दोनों के व्यवहारों को हमें क्या करना है, संज्ञान में लेना है। जैसे कि क्या, पुरुषों की अपेक्षा महिला में क्या होता है, धैर्य और साहस की जो बातें होती हैं ये अधिक होती है। ठीक है, पेशेंस ज़्यादा होता है। तो अगर हम इन बातों को ध्यान में रखें और इस तरह से हम ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कों का हम क्या करेंगे, शिक्षकों द्वारा जब उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का क्या करेंगे, अधिसंज्ञान लेंगे और इस तरह से हम मतलब कि लैंगिक भेदभाव से बचने का क्या करेंगे, एक साधन ढूंढेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शिक्षक डैश के अलावा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। बहुत बढ़िया। तो जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, बिल्कुल ये मौका देना चाहिए बच्चे को, एक मतलब कि मौका देना चाहिए कि जब भी बच्चे जो है स्वयं से कार्य करने की जब कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की नहीं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं तुम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे का जो मनोबल है वो बढ़ता है, इसलिए ये अच्छा है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग।